देखिए ये जो जेल है इस तरीके की नजर आती है, इसको नर्क भी बोला जाता था। इतना ज्यादा यातनाएं दी जाती थी इसमें, भाई रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी, सच बता रहा हूँ, इतनी भयानक होती थी ये। आजकल के जो आजकल के भेदभाव करने वाले हैं, ना सही से शासन चलाने वाले हैं, या जो अनपढ़ नेता हैं, क्या ये समझ सकते हैं इन लोग की जो आहुति इन्होंने अपने जान की आहुति दी? क्या आज के लोग समझ सकते हैं? आज के लोग चंद भेदभाव में फंसे हुए हैं, जाति को लेकर फंसे हैं, जो इजी है जिस पर वो लोग अपना शासन चला सकते हैं, उसमें पड़े हुए हैं लोग। जरा इनको भेज दो, जरा इस जगह टाइम पता लग जाएगा कितना ज्यादा दुख होता है। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें, वर्ल्ड मैप में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ता है? भारत का जो मैप है, भारत के इस हिस्से में, इस वाले हिस्से को जो है ये बोला जाता है अंडमान निकोबार। सभी को साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं, जिसका नाम है अंडमान डायरी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। आप लोगों ने नाम सुना होगा काला पानी की जेल। काला पानी की आखिरकार जो सजा है वो क्या होती है, वहां की जेल के बारे में कौन लिखते हैं? जो श्रीकांत वर्मा जी हैं वो लिखते हैं अपनी डायरी के अंदर। तो इसी वजह से जो है इसको अंडमान डायरी कहा जाता है। वहां क्या चीजें घटित हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, वो सारी चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। राइटर है इसके श्रीकांत वर्मा जी। बहुत ही दर्दनाक जो है सजा दी जाती थी इस जेल के अंदर। वो सारी चीजें अभी मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें, वर्ल्ड मैप में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ता है? भारत का जो मैप है, भारत के इस हिस्से में, इस वाले हिस्से को जो है ये बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, देखिए भारत है, भारत के इस हिस्से में म्यांमार पड़ता है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, इधर वाले देश हैं, आसियान के देश बोला जाता है इधर के देशों को। संगठन की अगर बात करें, बाकी अंडमान जो है वो इस हिस्से को बोला जाता है। यहीं पे काला पानी की जो है सजा दी जाती थी। अब वो है कैसा, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, मैप में तो आपने देख लिया कि भारत से कितना ज्यादा दूर है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ की कोई जेल होगी, ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ कोई जेल होगी तो वो जेल, जैसे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, उस जेल को कोई भी भेद पाएगा क्या? यहाँ से दूर दूर तक कोई जगह है? तो आपने मैप में तो देख लिया कि भाई ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, भारत के इस हिस्से में पड़ता है, म्यांमार के यहाँ पड़ता है, भारत का हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। अब काला पानी की जेल कैसी है वो मैं आप लोग को दिखा दूं। ये जो जेल है इस तरीके की नजर आती है, इसको नर्क भी बोला जाता था। इतना ज्यादा यातनाएं दी जाती थी इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा तेज नहीं बोलूंगा, गले में दर्द है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इतना ज्यादा यातनाएं दी जाती थी जेल में कि नर्क जैसा माना जाता था। समुद्र के रास्ते हमारे लोगों को ले जाया जाता था। यहाँ पे अंग्रेज इतना ज्यादा उनका शोषण करते थे, इतना परेशान करते थे कि हद हो जाती थी, बिल्कुल बहुत परेशान हो जाते थे हमारे। चलिए देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या ऐसी चीजें बताई गई हैं। बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। सबसे पहले समरी पढ़ा देता हूं आप लोग को, ताकि क्लियर हो जाए कि आखिरकार इस चैप्टर के अंदर दे क्या रखा है। ठीक है, देखिए ध्यान सुनना। अंडमान डायरी जो है, अंडमान क्यों बोला गया वो तो क्लियर हो गया ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जो जेल थी जिसे सेल्युलर जेल बोला जाता है, उसके ऊपर श्रीकांत वर्मा जी जो है वो एक कहानी लिख रहे हैं। जो जाने वो लिखे, उन्होंने क्या लिखा वो जरा ध्यान सुनना। बोला जा रहा है अंडमान डायरी सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित एक उत्कृष्ट यात्रा वृतांत है कि वो देखने गए, यात्रा करने के दौरान जो डायरी विधा में लिखा गया है। यानी इस पाठ में लेखक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा का सजीव, याद रखना, उन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक था, सजीव और मर्म स्पर्शी बहुत भयानक वर्णन किया है उन्होंने। लेखक बताते हैं कि अंडमान केवल प्राकृतिक सुंदरता का एक केंद्र नहीं है, बहुत सुंदर है वैसे वो, हमारा जो केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी जो भयानक जो रूप बनाया गया, छवि बनाई गई, वो नहीं भूल सकता कोई। बल्कि यह हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम और बलिदान का एक पावन पवित्र भी है, प्रतीक भी है। तो देखिए लेखक जब पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो बोला जा रहा है लेखक जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं तो उनका सामना वहां की ऐतिहासिक सेल्युलर जेल, ऐतिहासिक सेल्युलर जेल, वो जो काला पानी की जेल जिसे बोला जाता है वही है, से होता है। अभी जो मैंने दिखाया था आप लोग को उसकी बात की जा रही है, जिसे इतिहास में काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछेगा काला पानी क्यों बोलते हैं? तो काला पानी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ चला जाता है, जो कैदी के रूप में वहां पहुंचा दिया गया, उसका भागना जैसे नामुमकिन जिसे बोलते हैं ना, वो हो जाता था, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी, कहाँ जाएगा व्यक्ति भागकर, है ना। तो ये इस वजह से इसको काला पानी बोला जाता है। उस जेल का नाम क्या है? सेल्युलर जेल। तो बोला जाता है ब्रिटिश शासकों ने भारत के महान देशभक्तों और क्रांतिकारियों पर
अमानवीय अत्याचार करने, यानी बहुत भयानक अत्याचार करने के लिए इस जेल का निर्माण किया था। और हमारे यहाँ के स्वतंत्र सेनानी को बहुत यातनाएं वहां दी जाती थी उस भयानक जेल में। बोले यार, लेखक ने जेल के भीतर की भयावहता, फांसी घर और कैदियों को दी जाने वाली कठोर यातनाओं, जैसे कोल्हू में बैल की तरह जो है जुतना, कोल्हू में बैल की तरह जोतना पड़ता था उनको, का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है इसमें। इस डायरी में वीर सावरकर जैसे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, उनकी मूर्ति भी लगी हुई वहां, तो वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि इतिहास को किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह या संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि, ध्यान सुनना, यह पाठ हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कितने ही गुमनाम क्रांतिकारियों का लहू और त्याग छुपा है। तो आज जिसे हम सोचते हैं ना कि हाँ ऐसी हमें आजादी मिल गई, ऐसी इजीली सब कुछ हो गया, नहीं भाई, कितने लोगों का खून बहा है, कितने क्रांतिकारियों का खून बहा है। पाठ विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्र चेतना और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करता है। तो ये पाठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ताकि आप ये जान सको कि हमारे लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कितना ज्यादा लहू बहाया है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। और आज जो ये क्या बोला जाए, आज के लोगों को जो इस इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं समझते हैं, है ना, देश के अंदर उल्टी सीधी चीजें करना, जो इतनी ज्यादा मेहनत से आजादी मिली है, आज के लोग भूल चुके हैं। बस आज के लोगों को क्या है, जाति पे भेदभाव, इसमें भेदभाव, उसमें भेदभाव। भेज दो जरा उनको रणभूमि में, तब जाकर पता चलेगा कितना ज्यादा मेहनत किया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वीर सावरकर रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, मंगल पांडे रहे हैं, कितनी ज्यादा इन लोगों ने मेहनत करी है, तब जाकर आजादी मिली है, ऐसी नहीं मिल गई है। और आज बस क्या करना है, बस जाति के नाम पे भेदभाव, धर्म के नाम पे भेदभाव, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है, वो करने के लिए उन्हीं लोगों को भेज दो जरा रणभूमि, तब पता चलेगा कितना ज्यादा मुश्किल से आजादी मिली है। जो आज फोकट की आजादी मिल गई इन लोग को, और बस उसमें जिए जा रहे हैं और फालतू का ड्रामा करे जा रहे हैं, तब जाके पता चलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब जरा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। लेखक ने काला पानी किसे कहा है? ध्यान सुनिएगा। देखिए, लेखक ने काला पानी किसे कहा है वो देखिए। बोला जा रहा है लेखक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, याद रखना, पोर्ट ब्लेयर में स्थित ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल है, अभी जिसकी फोटो दिखाई थी मैंने, सेल्यूलर जेल को काला पानी कहा है। और ब्रिटिश शासनकाल में काला पानी शब्द क्रूरता, याद रखना, ब्रिटिशों के टाइम पे क्रूरता बोला जाता था। क्रूरता मतलब क्रूएल्टी की जाती थी लोगों के साथ, अलगाव और अमानवीय यातनाओं का पर्याय बन चुका था। यानी अंग्रेजों को जब ज्यादा किसी को परेशान करना होता था ना, तो ये कहां भेज देते थे? सीधा अंडमान भेज देते थे, पोर्ट ब्लेयर, काला पानी की जेल में। गोरे शासक भारत के वीर देशभक्तों और क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर, क्योंकि कई हजारों किलोमीटर दूर है ये अंडमान निकोबार, तो वहां भेज देते थे, दूर समुद्र पार इस निर्जन द्वीप पर ले जाते थे, ताकि वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएं। यहाँ की सेलुलर जेल की बनावट ऐसी थी कि कैदी एक दूसरे से बात भी नहीं कर, इस जेल का इस तरीके से निर्माण किया गया था कि यहाँ से कोई भाग भी ना पाए। सोचिए, इसमें एक दूसरे से बात भी ना कर सके, भाग के जाएगा कहाँ भाई? चारों ओर तो पानी पानी, समुद्र, वो खा जाएगा लोगों को। इसीलिए इसको जो है काला पानी की जेल बोला जा रहा है कि स्पष्ट किया है कि यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बनावट नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की चेतना और आत्मसम्मान को जो है कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा, हमारे आत्मसम्मान को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है एक जो है साक्षात नर्क था। इसको जो है नर्क बोल सकते हैं हम लोग, जहां तड़प तड़प कर कई देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये आज क्या बोला जाए इन लोगों को, जो जाति के नाम पर पड़े हुए, धर्म के नाम पे पड़े हुए, एक दूसरे से भेद करने वाले, भेज दो जरा कितना ज्यादा यातनाएं झेल कर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश आजाद किया है ना, तब जाकर समझ में आएगा इन लोग। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है? लेखक क्या लिखते हैं, श्रीकांत वर्मा जी क्या लिखते हैं कि अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है? लेखक ने अपनी डायरी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया है कि यहाँ छोटे बड़े द्वीपों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 213
23 है। सामान्य भौगोलिक आंकड़ों में यह संख्या अधिक है, परंतु पाठ के संदर्भ में लेखक ने जो है प्रमुख द्वीपों और छोटे टापुओं का जिक्र किया है। इनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर मानवीय आबादी निवास करती है, बाकी ऐसी ही जंगली आबादी है। जबकि अधिकांश द्वीप आज भी घने जंगलों, प्राकृतिक जैव विविधता और आदिम जनजातियों यानी बिल्कुल जंगली लोग, आदिम जनजातियों आदि से घिरे हुए हैं। और लेकिन इन द्वीपों की सुंदरता और उनके एकांत रूप को देखकर मंदमुग्ध हो जाते हैं लोग। लेकिन कितनी ज्यादा यातनाएं झेल कर हमारे लोग वहां पर सरवाइव किए हैं, सोच के देखना। बहुत मुश्किल हो पाता है ये सब चीजें सोचना भी, तो बोला जा रहा है। लेकिन साथ ही वे इनके अतीत में छिपे दर्द, आंसुओं को भी याद करना नहीं भूलते। तो सोचिए, इतना ज्यादा यातनाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानी झेले हैं, तो क्या हम उस चीज को भूल जाएं? नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को किस जेल में रखते थे, प्रस्तुत करें। तो सेल्युलर जेल बोलते हैं। ब्रिटिश या गोरे शासक भारत के वीर और प्रखर जो है देशभक्त क्रांतिकारियों को दबाने के लिए उन्हें अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप को राजधानी पोर्ट ब्लेयर में निर्मित एक सेल्युलर जेल, अभी जो फोटो दिखाई थी वो सेल्युलर जेल में रखते थे। और इस जेल का निर्माण विशेष रूप से इस तरह किया गया था कि इसमें 7, याद रखना 7 रेखाएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं। प्रत्येक शाखा में केवल छोटी छोटी कोठरियां, सेल्स बने हुए, तो बहुत छोटी, भाई निकल के बंदा जा भी नहीं सकता, कुंडी खोल भी नहीं सकता, कुंडी दूर थी थोड़ी सी, है ना। ये चीज बोला जा रहा है। यहाँ कैदियों को पूरी तरह एकांत में रखा जाता था ताकि वे आपस में कोई योजना ना बना सकें, ना ही कोई विद्रोह कर सकें। गोरे शासकों का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों के हौसलों को तोड़ना था कि भाई वो लोग तड़प तड़प के वहीं बिल्कुल दम तोड़ दें और उन्हें समाज से पूरी तरह अलग थलग कर देना था, जिससे भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन धीमा पड़ सके। लेकिन क्या कर लिया क्या इन लोगों ने? हमारे भारतीयों के अंदर इतना ज्यादा हौसला है कि वो देशभक्तों के आगे टिक ही नहीं पाए, अंग्रेज देश छोड़ के भागना पड़ा उनको। आगे बात समझ में? तो ये चीज है, समझ में आ गया। कौन सी जेल में रखते थे? सेल्युलर जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखते हैं। फांसी से पहले कैदी के साथ तथा औपचारिकताएं निभाई जाती थी। क्या औपचारिकताएं निभाई जाती थी वो देखते हैं। फांसी से पहले क्या किया जाता था, है ना, कैदियों के साथ, वो देखिए। सेल्युलर जेल के फांसी घर का वर्णन करते हुए लेखक अत्यंत भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। भाई इतनी ज्यादा यातनाएं दी जाती थी इन अंग्रेजों द्वारा। और बताते हैं कि फांसी दिए जाने के पहले कैदियों के साथ कई कठोर और क्रूर कानूनी औपचारिकताएं निभाई जाती थी। मृत्यु दंड से ठीक पहले कैदी का वजन लिया जाता था, यानी वजन चेक करते थे कितने वेट का है, और उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। जेल के नियम पुस्तिका के अनुसार उसके अपराध और सजा का वारंट पढ़कर सुनाया जाता था कि आपको इस वजह से सजा दी जा रही है ताकि उनका हौसला भी तोड़ दिया जाए। तो बताओ, ये घटिया हरकत थी इन लोगों की, ठीक है। इसके बाद कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। फिर मैजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर की उपस्थिति में कैदी के चेहरे पर काला कलर का कपड़ा बांधकर उसे फांसी के तख्ते पर लटका खड़ा कर दिया जाता था और लीवर खींच दिया जाता था, जिससे वो आपने देखा होगा ना किस तरीके से होता है। मृत्यु के पश्चात डॉक्टर द्वारा कैदी के जो है शव का जांच कर उसे मृत घोषित किया जाता था। उसके बाद शव को जो है चुपचाप समुद्र में या अज्ञात स्थान पर ठिकाने लगा दिया जाता था। ये कौन लिखते हैं? ये श्रीकांत वर्मा लिखते हैं। इतनी भयानक जो है सोचो लिखते समय कितनी पीड़ा हुई होगी इनको, है ना। हमें पढ़ते टाइम इतना ज्यादा क्रोध आ रहा है। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वे कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे। तो पाठ के संदर्भ में लेखक ने उन अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों, जेलरों और गोरे शासकों पर तीखा व्यंग करते हुए यह बात कही है जो भारत में सेल्युलर जेल के प्रभारी बनकर आए थे। यानी जो भारत के अंदर जो बोल रहे हैं हम जेलर हैं, हम ऐसे, भाई तुम जाओ ना अपने देश, यहाँ आके बहुत नेता बन रहे हैं। लेखक का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन खुद को शेक्सपियर, मिल्टन और उच्च मानवीय मूल्यों, कला और साहित्य की भूमि कहता था, परंतु जब वही अंग्रेज अधिकारी अंडमान में जेलर या शासक बनकर आए तो वे अपनी उस महान संस्कृति, चेतना, संवेदनशीलता और शेक्सपियर के मूल्यों की बात की जा रही है, सोच की बात की जा रही है कि वहां रहते थे तो अपने आप को बहुत अच्छा बोलते थे और यहाँ आ रहे हो तो अपनी असली औकात दिखा रहे हो। तो इसलिए बोला जा रहा है उनके मूल्यों, वैल्यूज को
अपने घर ब्रिटेन में ही भुलाए हो क्या कि यहाँ आकर जो इतनी ज्यादा नौटंकी कर रहे हो? यहाँ आकर वे पूरी तरह से क्रूर हो गए, निर्दयी हो गए और अमानवीय जल्लाद बन गए। और बोला जा रहा है उन्होंने जिन्होंने भारतीय कैदियों पर ऐसे अत्याचार किए हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इतना भयानक इन लोगों ने जो है यहाँ आके कांड किया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने शेक्सपियर को घर ही भूल गए क्या? शेक्सपियर की विचारधाराओं की बात हो रही है कि वहां थे तो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का बनाते थे हैं, और यहाँ पर देखो जरा तुम्हारी गिरी हुई हरकतें सामने आ रही हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने शेक्सपियर को तो तुम घर ही भूल के आ गए हो। अगली क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी? तो ध्यान सुनना। सेल्युलर जेल के भीतर बने अत्यंत भयानक, बहुत बेकार थी, भयानक और संकीर्ण फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की क्रूर जो है व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने इस फांसी घर को इस प्रकार डिजाइन किया था कि एक ही समय पर 3 देशभक्तों के गले में फंदा डालकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। इस तरीके की इन लोगों की रणनीतियां थी। इतनी बेकार रणनीतियां बताओ, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है इसके पीछे क्या ये आजकल के जो आजकल के भेदभाव करने वाले हैं, ना सही से शासन चलाने वाले हैं, या जो अनपढ़ नेता हैं, क्या ये समझ सकते हैं इन लोग की जो आहुति इन्होंने अपने जान की आहुति दी? क्या ये आज के लोग समझ सकते हैं? आज के लोग बस चंद भेदभाव में फंसे हुए हैं, जाति को लेकर फंसे हैं, जो इजी है, जिस पर वो लोग अपना शासन चला सकते हैं, उसमें पड़े हुए हैं लोग। जरा इनको भेज दो जरा इस जगह, टाइम पता लग जाएगा कितना ज्यादा दुख होता था, है ना। नहीं बोला जाता भाई, ये सब इतना अजीब लगता है। अंग्रेजों की मंशा अन्य कैदियों के मन में खौफ पैदा करना और क्रांतिकारियों के सामूहिक दमन को अंजाम देना था। क्या ये जानते थे कि हमारे यहाँ के जो दिलेर, हमारे यहाँ के जो देशभक्त थे, कितने ज्यादा फौलादी सीने वाले थे, डर जाते थे अंग्रेज भी, ठीक है। लेखक जब इस स्थान को देखते हैं तो वे भारतीय इतिहास के उस काले दौर की क्रूरता को महसूस कर सिहर उठते हैं। आप खुद जाओगे ना सेल्युलर जेल, अब तो म्यूजियम टाइप का बना दिया गया है, आप खुद जाओगे देखने के लिए ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, कितना भयानक यातनाएं दी जाती थी। सोचो, एक छोटा सा कमरा, बाथरूम जैसा आपका बाथरूम होता है, एक छोटा सा कमरा, और उसमें कुछ भी नहीं, रात दिन बस मौत का इंतजार करते थे सब। इतनी भयानक सजा दी जाती थी, बहुत पीड़ा होती होगी, सोच के ही दर्द होता है। सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता था? अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक कैदी किसको माना जाता था? वो देखिए, सेल्युलर जेल के प्रशासन और ब्रिटिश सरकार की नजर में सबसे खतरनाक कैदी वे नहीं थे जिन्होंने कोई साधारण अपराध या चोरी की थी, बल्कि सबसे खतरनाक कैदी वे राजनीतिक बंदी और क्रांतिकारी थे जो भारत माता की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र या वैचारिक विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों को डर उनसे लगता था जो भारत के लिए लड़ रहे थे। जिगरा था जिसके अंदर लड़ने का, अंग्रेज उनसे लड़ते थे, डरते थे, जब ही तो भगा कर इतनी दूर छोड़ दिए थे, है ना। इन कैदियों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने की क्षमता थी। वीर सावरकर का नाम आता है बाबू। किसका नाम? वीर सावरकर का। वीर सावरकर, बाबा भान सिंह, ठीक है। अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे इन लोगों से, फड़फड़ा जाते थे अंग्रेज, जब ही तो इनको भेज दिए थे इतनी दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर काला पानी की जेल में। अरे डर जाते थे अंग्रेज, और उनके जैसे अन्य प्रखर राष्ट्रवादियों को सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता था, क्योंकि वे जेल के भीतर भी कैदियों को जागरूक करते थे, और इसीलिए तो उनको आपस में बातचीत नहीं करने देते थे, फड़फड़ा जाते थे अंग्रेज इनको देखकर, है ना। और हौसले बुलंद रखते थे, इसीलिए उन्हें लोहे की भारी बेड़ियों और में जकड़कर एकांत कोठरियों में बंद रखा जाता था। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या कि खतरनाक कैदी कौन होते थे अंग्रेजों के लिए? तो वीर सावरकर, बाबा भान सिंह। ले आ जाओ, लड़ लो। इतनी ज्यादा फौलादी सीना था इनका, किसी से नहीं डरते थे, उठा के पटक देते थे किसी को भी, है ना। लेकिन हाँ, बात यही थी कि जबरन उनको लेकर गए, इन जेलों में रखा, खतरनाक जेलों में, ना वो किसी से बोल पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, लोगों को जागरूक कैसे करें, बस वही दिक्कत आ गई थी। आगे बस सन बाबू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखक के मन में, श्रीकांत वर्मा जी जो हैं, बोला जा रहा है लेखक के मन में किसके प्रति पूर्वाग्रह था? तो बोला जा रहा है लेखक श्रीकांत वर्मा के मन में अंडमान यात्रा, जब ये गए वहां पे, अंडमान यात्रा पर जाने से पहले वीर, याद है, वीर विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम था, जिनको हम वीर सावरकर के प्रति एक वैचारिक जो है पूर्वाग्रह था। तत्कालीन राजनीतिक विमर्शों
और इतिहास के एक तरफा प्रस्तुतिकरण के कारण लेखक सावरकर के केवल उत्तर जीवन के सांप्रदायिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से ही परिचित थे, परंतु जब लेखक स्वयं सेल्युलर जेल पहुंचे और उन्होंने सावरकर की उस संकीर्ण कोठरी को देखा, भाई रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी, सच बता रहा हूं, इतनी भयानक होती थी ये जेल, है ना। तो उनकी लोहे की भारी बेड़ियों और उनके द्वारा झेली गई अमानवीय यातनाओं को महसूस किया, तब लेखक का वह पूर्वाग्रह पूरी तरह टूट गया। लेखक ने स्वीकार किया कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके अप्रतिम योगदान और कष्टों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने अपनी डायरी में वो सारी यातनाएं, दर्द, सब कुछ लिखा, जिसको आज का जो है युवा या आज के जो चंद लोग जो अभी धर्म जातियों में फंसे हुए हैं वो कतई नहीं समझ सकते हैं। अरे बस में बहुत शर्म की बात है कि हम इतने खास लोगों की जीवनी को भूल चुके हैं। देखिए, जेल के बाहर किस स्वाधीनता सेनानी की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, तो किसकी लगी है? देखिए, सेल्युलर जेल के मुख्य परिसर के बाहर महान स्वाधीनता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर की भव्य प्रतिमा स्थापित। आज भी आपको ये मूर्ति वहां देखने को मिल जाएगी और भी आपको देखने को मिल जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। यह प्रतिमा इस बात का प्रतीक है बाबू कि सेल्युलर जेल का इतिहास, याद रखना, बोला जा रहा है सेल्युलर जेल का इतिहास सावरकर के संघर्ष और त्याग से अभिन्न रूप से जो है जड़ा हुआ है। उन्होंने इस जेल में 11 वर्ष, 11 वर्ष सोचो, 11 वर्ष से अधिक का समय अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजारा था। जेल के बाहर लगी उनकी प्रतिमा वहां आने वाले प्रत्येक भारतीयों और पर्यटक को राष्ट्र के लिए सर्वत्र निछावर करने वाले क्रांतिकारियों की याद दिलाती है और उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। तो क्या हमें भूल जाना चाहिए क्या हमारे इतने खास, जो जिसे हम बोलते हैं ना महान, सच में महान लोग थे। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ किसकी प्रतिमा लगी हुई है, वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है, स्पष्ट करें। देखो, सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? किसे सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है। तो स्वयं लेखक श्रीकांत वर्मा को सावरकर के केवल सांप्रदायिक होने का एक तरफा तर्क मंजूर नहीं है। लेखक का स्पष्ट मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सावरकर के बाद के जीवन के विचारों के आधार पर उन्हें पूरी तरह खारिज कर देता है या उन्हें केवल जो है सांप्रदायिक घोषित करता है, यानी धर्म के नाम पर बोलने वाले, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे वो। ठीक है, तो यह इतिहास के साथ अन्याय होगा। सावरकर ने सेल्युलर जेल के भीतर जो यातनाएं सही, कोल्हू के बैल की तरह तेल निकाला और देश की आजादी के लिए अपनी जवानी के बेशकीमती वर्ष उस अंधकूप में बिता दिए, उस महान राष्ट्रभक्ति और अद्वितीय बलिदान को इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए लेखक को सावरकर के योगदान को कमतर आंकने वाला कोई भी संकीर्ण तर्क स्वीकार्य नहीं है। यानी इतनी छोटी सोच तो किसी की नहीं होनी चाहिए कि इतने खास व्यक्ति को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, सिर्फ उनको सांप्रदायिक बना दो, आप धर्म से जोड़ के रख दो। नहीं, अगर धर्म से जुड़े होते तो भारत के अंदर तो हर कोई रहता था ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते थे भाई, तो क्यों इनको जोड़ दिया जाए सांप्रदायिक उस चीजों से? ठीक है ना। हमारा जेल से लौट कर बोला जा रहा है, जेल से, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद जो है एमसीक्यू करेंगे हम लोग। जेल से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई? बोला जा रहा है, जेल से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई? सेल्युलर जेल के उस मर्म स्पर्शी, यानी बहुत भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास को देखने के बाद स्वयं लेखक श्रीकांत वर्मा ने शाम को अपने होटल के कमरे में लौटकर बत्ती या लाइट नहीं जलाई। क्यों नहीं जलाई? इसके पीछे रीजन क्या था बाबू, वो देखिए। जेल के भीतर क्रांतिकारियों द्वारा झेले गए घनघोर अंधेरे, क्योंकि भाई एक बात बताओ, क्या सेल्युलर जेल में लाइट थी क्या? अरे शाम होते ही पूरा, ये समझ लो वैसे भी दिन में कोठरी में रखा जाता था सबको। बहुत भयानक थी यार, सोच के भी हृदय कांप उठता है, इतनी भयानक सजा, और कैसे अपने जवानी के इतने कीमती पल किसी ने बिता दिए होंगे। वो वही बिता सकता है जिसके अंदर देश प्रेम की भावना होगी, याद रखना। तो इन्होंने अपने घर की बत्ती तक नहीं जलाई। कोठरियों की जो है कालीमा और उनके बलिदानों के प्रभाव से
लेखक का मन अत्यधिक उदास हो रखा था, गंभीर और आत्म मंथन से भर गया था बाबू। और लेखक को महसूस हुआ कि जिस आजादी और सुख सुविधा का उपभोग हम आज कर रहे हैं वह उन शहीदों के जीवन के गहरे अंधेरे की कीमत पर मिली है। क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या इन लोगों की कोई जिंदगी नहीं थी? तो आज हम कैसे भूल सकते हैं इन लोगों की जो है इतनी ज्यादा भयानक यातनाएं जो दी गई थी उनको, कैसे हम भूल सकते हैं? आज हम एसी के कमरे में बैठकर भूल जाते हैं कि हाँ इतनी ज्यादा कठिनाई से आजादी मिली थी, और हाँ कोई भी फैसला उल्टा सीधा सरकार दे देती है और जनता झेलती है उसको। नहीं करना चाहिए भाई, सोचना चाहिए कितना ज्यादा लोग तड़पे होंगे, कितना परेशान हुए होंगे। इसी गहरी संवेदनशीलता और शोक व सम्मान की अभिव्यक्ति के कारण लेखक ने अपने कमरे को जो है अंधकार में ही रखना उचित समझा। समझ में आ गया ना बाबू? सारे मेन क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ा दिए अंडमान डायरी वाले। अब कुछ एमसीक्यू वो करके चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए चैप्टर की तो मात्र 5 प्राइस रखा हुआ है, कोई ज्यादा नहीं है। एक चैप्टर का आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा? 5। जिस बच्चे को 10 चैप्टर चाहिए वो मात्र 50 रुपए में पूरा एक सिलेबस या बोल सकते हैं एक पूरा सब्जेक्ट खरीद सकता है। 15 है तो उस हिसाब से पैसे आप देकर अपना सब्जेक्ट खरीद सकते हैं। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, हर बच्चा खरीद सकता है। आपको मैंने आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, जो बातें लिखी गई एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना? हाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा तो आप लोग भी समझते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है? कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। एक चैप्टर का केवल और केवल जो पीडीएफ का प्राइस है वो केवल 5 रुपए है। 5 रुपए में तो आज अच्छी चॉकलेट भी नहीं आती है। चलिए, तो बोला जा रहा है अंडमान डायरी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा या शुक्ल चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है? श्रीकांत वर्मा जी हैं, ठीक है? तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है? श्रीकांत वर्मा जी हैं। नेक्स्ट है काला पानी के नाम से भारत की किस जेल को जाना जाता था? तिहाड़ जेल, ये जो है यरवदा जेल, सेलुलर जेल और नैनी जेल। तो ये सेलुलर जेल को जो है जाना जाता था किस नाम से? काला पानी की जेल जो है बोला जाता था। समझ में आ गया ना बाबू? ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलर जेल में फांसी घर में एक साथ कितने लोगों को जो है फांसी दी जाती है? आप खुद अब बता सकते हो। 1 2 3 4 बताओ कितने लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी? तो 3 लोगों को। ठीक है बाबू? देखिए 3 लोगों को जो है फांसी दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा जेल के बाहर किस प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी की प्रतिमा लगी है? अब हर कोई बता सकता है। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो किसकी लगी है? वीर सावरकर जी की लगी है प्रतिमा। अभी मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक ने कमरे में लौटकर बत्ती क्यों नहीं जलाई? क्यों नहीं जलाई? क्योंकि क्रांतिकारियों के कष्टों और याद कर उनका मन अत्यंत भावुक और उदास था, इसी वजह से जो उन्होंने बत्ती नहीं जलाई। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए, तो ये होता है हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो मैंने आप लोग को इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कराए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बस दिमाग फाड़ जो सीरीज चल रही है आप लोग उसको फॉलो करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है ना? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।